हेलो एवरीवन। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम छत्रपति शिवाजी और मराठा संघर्ष के बारे में बात करेंगे। मराठों का राजनीतिक उदय जहांगीर के काल से प्रारंभ होता है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में भारत में मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ। यद्यपि औरंगजेब ने मराठा शक्ति के दमन का पूर्ण प्रयास किया, किंतु मराठा शक्ति क्रमशः उत्कर्षित होती चली गई। मराठाओं के इस उत्कर्ष में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, वरन अनेक मराठाओं का योगदान था। तो हम आज बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की, इनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के उत्तर में स्थित जुन्नान नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राय की पुत्री थी। शाहजी भोंसले ने न केवल अहमदनगर राज्य में ही शक्ति और सम्मान प्राप्त किया था, बल्कि उस अवसर पर वह बीजापुर राज्य में प्रतिष्ठित पद पर थे। उन्होंने युद्ध, शासन और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से बीजापुर में ख्याति प्राप्त की थी। इस कारण शिवाजी के पिता एक शक्तिशाली और सम्मानित सामंत थे। परंतु शाहजी ने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था और जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर अपने पति से अलग रहती थी। अतः शिवाजी को अपने पिता का संरक्षण प्राप्त न हो सका। परंतु यह कहना भूल होगी कि शाहजी ने अपने पुत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था। शाहजी ने अपने योग्य और वफादार सेवक दादाजी कोणदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर नामक की लड़की से कर दिया गया। शिवाजी ने मावल प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इसके अतिरिक्त शाहजी ने अपने पुत्र की सहायता के लिए बाद में भी कुछ योग्य अधिकारी भेजे, जो उनके सहायक सिद्ध हुए। शिवाजी ने अपनी मां से साहस, दृढ़ निश्चय, अत्याचार का विरोध और धर्म के प्रति रुचि प्राप्त की। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी मां जीजाबाई का पड़ा था। मां के बाद शिवाजी अपने गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोणदेव से प्रभावित थे। पुस्तकीय शिक्षा में उनकी रुचि न थी, परंतु युद्ध और साहसिक कार्यों के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। यह कहना सर्वथा उचित है कि उनके चरित्र निर्माण में जीजाबाई, जो उनकी माता थी, उनका बहुत बड़ा हाथ था और यह उनकी सफलता का एक मुख्य कारण बना। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। वह किसी भी मुसलमान शासक के जागीरदार के रूप में जीवन व्यतीत करने को तत्पर नहीं थे। इस बात पर उनका अपने संरक्षक कोणदेव से भी मतभेद था। महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना उनका मुख्य लक्ष्य रहा। शिवाजी का प्रारंभिक उद्देश्य मुसलमानी सत्ता से हिंदुओं को मुक्ति दिलाना न था। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि उन्हें एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की लालसा सदैव रही, परंतु अपने को हिंदुओं का उद्धार करता उन्होंने बहुत बाद के समय के अतिरिक्त कभी नहीं माना। इस प्रकार हिंदू धर्म की रक्षा की भावना उनमें थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावना से प्रेरणा प्राप्त की थी और वह धर्म की रक्षा करना भी अपना एक मुख्य लक्ष्य मानते थे। शिवाजी के द्वारा किए गए मुख्य कार्यों की बात करें तो एक जो घटना है वह है जावली की विजय। सतारा के उत्तर पश्चिम में स्थित
जावली के किले पर कूटनीति व सैनिक बल का सहारा लेकर शिवाजी ने लगभग 1656 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया। कोंकण विजय। जावली को विजित करने के पश्चात शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया। शिवाजी ने कोंकण प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और शीघ्र ही उसने भिवंडी, कल्याण, चोलतले, राचमंची, लोहगढ़, कंगोरी, तुगतिकोना आदि पर अपना अधिकार कर लिया। 1657 ईस्वी के अंत तक लगभग संपूर्ण कोंकण प्रदेश पर शिवाजी का अधिकार हो गया। बीजापुर से संघर्ष। शिवाजी ने बीजापुर ने शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी से संधि की और छल से उस पर अधिकार करना चाहा, किंतु किसी तरह शिवाजी को उनकी योजना का पता चल गया और शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया गया। बाद में युद्ध हुआ जिसमें शिवाजी को विजय मिली। अब दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। बीजापुर के विजित किलों पर शिवाजी का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं शाइस्ता खान से संघर्ष की। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। दोनों के मध्य लगभग 2 वर्ष तक संघर्ष हुआ। प्रारंभ में शाइस्ता खान ने शिवाजी के कई किलों पर अधिकार कर लिया, किंतु शिवाजी ने एक रात सोते हुए मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस कार्रवाई में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और वह भाग गया। इस प्रकार से मुगलों के विरुद्ध शिवाजी को सफलता मिली। इसके बाद हम बात करते हैं सूरत की लूट की। शाइस्ता खान को परास्त करने के बाद शिवाजी के उत्साह में और अधिक वृद्धि हो गई। अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने सूरत, जो कि आर्थिक स्थिति से संपन्न था, इस पर 1664 ईस्वी में धावा बोल दिया। इस धावे में शिवाजी ने लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की। इसके बाद हम बात करते हैं जय सिंह और शिवाजी की। सूरत की लूट से औरंगजेब अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः उसने जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह को भेजा। राजा जय सिंह अपने समय का योग्यतम सेनापति और कूटनीतिज्ञ था। वह तुर्की, फारसी, उर्दू और राजस्थानी भाषा का ज्ञाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में उसने मुगल साम्राज्य के प्रत्येक भाग में युद्ध किया था। मुगल दरबार ने बल्ख से लेकर दक्षिण तक और कंधार से लेकर बंगाल के युद्धों में उसकी सेवाओं का लाभ उठाया था। शाहजहाँ के काल का एक भी वर्ष ऐसा न था जबकि राजा जयसिंह ने किसी न किसी प्रकार की सफलता प्राप्त न की हो और बादशाह से सम्मान और पद प्राप्त न किया हो। सैकड़ों युद्धों में भाग लिए हुए इस योग्य राजपूत सेनापति को 60 वर्ष की आयु में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने शक्ति और कूटनीति दोनों का सहारा लिया। एक शक्तिशाली मुगल सेना के दक्षिण में प्रवेश करने से यह संभावना थी कि गोलकुंडा और बीजापुर के राज्य तथा शिवाजी मुगलों के विरुद्ध एक हो जाएंगे। जय सिंह ने इसे रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उसकी कूटनीति सफल रही और बीजापुर ने शिवाजी का साथ नहीं दिया। वह सभी मराठा सरदार जो शिवाजी से ईर्ष्या करते थे, मुगलों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किए गए। जय सिंह ने शिवाजी के सरदारों को भी लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। जय सिंह ने यूरोपियन जातियों और जंजीरा के सिद्धियों को भी शिवाजी के विरुद्ध साथ देने के लिए पत्र लिखे। इस प्रकार से पूरी तरह तैयारी करके जय सिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया। वज्रगढ़ को जीतकर जय सिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया। आसपास के मराठा प्रदेश को नष्ट करने के लिए मुगल सेना को भेजा गया और किले पर अत्यधिक दबाव डाला गया। यह निश्चय हो गया कि पुरंदर के किले की रक्षा संभव न हो सकेगी,
यह देखकर शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी शर्त के राजा जयसिंह से मिलने गए। 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हो गई, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख खून की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास केवल 12 किले और 1 लाख खून की वार्षिक आय की भूमि रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु अपने स्थान पर अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। बाद में इस संधि में एक और शर्त जोड़ी गई, जिसके अनुसार शिवाजी ने वायदा किया कि यदि कोंकण में 4 लाख खून की वार्षिक आय की भूमि और बालाघाट, जो कि बीजापुर के पास था, कि 5 लाख खून वार्षिक आय की भूमि उन्हें दे दी जाए, तो वह मुगलों को 13 वर्षों में 40 लाख खून देंगे। इन प्रदेशों को शिवाजी को स्वयं ही जीतना था। इस शर्त से मुगलों को बहुत लाभ था। प्रथम, शिवाजी और बीजापुर एक दूसरे के शत्रु हो गए, और दूसरे, शिवाजी की शक्ति के इन प्रदेशों में ही लग जाने की संभावना हो गई। यह जयसिंह की कूटनीति का परिणाम था। इस प्रकार से 3 माह में ही जयसिंह की कूटनीति और शक्ति ने शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इस आक्रमण और संधि से शिवाजी को अत्यधिक हानि हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं आगरा की घटना की। शिवाजी जब मुगल दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि उन्हें तथा उनके पुत्र संभाजी को जेल में डाल दिया गया। किंतु शिवाजी किसी तरह भेष बदलकर आगरा से भाग निकले और मथुरा होते हुए पुनः 1666 ईस्वी में महाराष्ट्र पहुंचे। इसके बाद हम बात करते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक की। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी का बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया। अपने अंतिम समय में शिवाजी ने एक बार फिर बीजापुर को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी, परंतु अब शिवाजी का अंतिम समय निकट आ गया था। वह बीमार हो गए और करीब 12 दिन की बीमारी के पश्चात 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से शिवाजी ने निरंतर बीजापुर राज्य और मुगलों की दक्षिण की ओर बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया। अपने इस संघर्ष में उन्होंने सफलता पाई। अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने एक बड़े तथा स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर लिया। शिवाजी के राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक का बहुत बड़ा भाग सम्मिलित था। उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तक और पूर्व में बगलाना, आधा नासिक, पूना के जिले, सतारा और कोल्हापुर का बहुत सा भाग इसमें सम्मिलित था। पश्चिम कर्नाटक का वह भाग जिसमें आधुनिक मैसूर का उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग था। बेलारी जिले का कुछ भाग और अर्काट शिवाजी के राज्य में सम्मिलित थे। इतिहासकार सभासद के अनुसार शिवाजी के राज्य की आय 1 करोड़ खून प्रति वर्ष थी। शिवाजी की यह सफलता इतिहास की एक आश्चर्यजनक घटना मानी जा सकती है। धन्यवाद।